हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। और आज से हम लोग एक नए टॉपिक की ओर चलेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ पीछे जो बातें हो चुकी है, पीछे जो क्लासेस हो चुकी है, पहले हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी, ये हमारा 12th फिजिक्स का पहला यूनिट था जिसको हमने अच्छे से कवर कर लिया है। ठीक है, और रही बात, सभी टीचर क्या करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, बट हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला हमारा था विद्युत आवेश और क्षेत्र, ठीक है। दूसरा हमारा था विद्युतीय विभव और तीव्रता। तीसरा हमारा गॉस का प्रमेय, और चौथा हमारा कैपेसिटर संधारित्र। ठीक है, तो चारों की क्लासेस हो गई है। थोड़ा थोड़ा न्यूमेरिकल और भी करवा देंगे, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और आज से हम लोग पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था, पॉइंट टू बी नोटेड, ये जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था, ठीक है, इसमें हमने क्या पढ़ा, स्थिर वैद्युतिकी। इसका कहने का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने उस आवेश को पढ़ा जो बिल्कुल स्थिर था, जो बिल्कुल रुका हुआ था। लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम उस तरह के आवेश को पढ़ेंगे जो गति कर रहा है, मतलब बोर हो चुका है 4 चैप्टर में, 4 टॉपिक में, 3 महीने से कंटिन्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते पढ़ते बच्चा बोर हो चुका है। ठीक है, काफ़ी लंबा एरिया है, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि जितना वैल्यू इसका है उससे ज़्यादा वैल्यू करंट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये यहाँ जो है, आप कोई भी बोर्ड के लिए क्यों ना हो, यहाँ आपको अच्छा मार्क्स आता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में काफ़ी मार्क्स के क्वेश्चंस बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो हमारा 2 नंबर का हो, यानी शॉर्ट क्वेश्चन हो, या 5 मार्क्स के हो, या ऑब्जेक्टिव हो, 1 लाइनर हो, सभी यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज से हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। तो हमने 4 टॉपिक में क्या पढ़ा कि व्हेन द चार्ज ऑन रेस्ट, जब आवेश क्या हो, स्थिर हो, रुका हुआ हो। लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी से हम क्या पढ़ेंगे कि आवेश गतिशील हो, गतिमान हो। ठीक है, तो देखिए एक टॉपिक हम आपको बताना चाहेंगे कि जब, इस चीज़ को अभी स्टार्ट हमने नहीं किया, हमने बेसिक बता रहे हैं कि जब आवेश स्थिर हो, ठीक है, व्हेन द चार्ज ऑन रेस्ट, जब आवेश स्थिर हो, तो एक पॉइंट को अपनी कॉपी में नोट करिएगा, यहाँ पर अच्छे से करवाते हैं। ठीक है, चलिए पहले मेन टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, क्लियर है। तो हम लिखेंगे कि जब आवेश स्थिर हो, एक चीज याद रखिएगा कि अगर आवेश स्थिर हो, आवेश रुका हुआ हो, तो वह किस चीज को उत्पन्न कर सकता है, वह उत्पन्न करेगा विद्युत क्षेत्र को। ठीक है, जब आवेश स्थिर हो तो वो किस चीज को उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करेगा। पॉइंट टू बी नोटेड, ये इंपॉर्टेंट है कि जब आपका आवेश स्थिर हो तो वह किस चीज़ को उत्पन्न करेगा, किस चीज़ का निर्माण करेगा, तो वो एक विद्युत क्षेत्र का निर्माण करेगा, जहाँ से कोई अन्य आवेश आकर उस पर बल लगाता है। ये चीज़ हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड कि जब आवेश गतिमान हो, जब आवेश गतिमान हो तो कंडीशन क्या बनेगा। एक तो हमने पढ़ा कि जब आवेश स्थिर हो तो विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करेगा, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या उत्पन्न हो रहा था, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था। लेकिन यहाँ पर हमने लिखा कि जब आवेश गतिमान हो तो क्या होगा, यह विद्युत धारा यानी करेंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न करेगा। इसको अपनी कॉपी में नोट करिएगा कि जब आवेश रुका हुआ हो, जब आवेश स्थिर हो, तो वह विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है। लेकिन जैसे ही आवेश गतिमान हो जाए, चलना प्रारंभ कर दे, तो वो विद्युत धारा को उत्पन्न करेगी। यानी सिंपल सी बात है कि अब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न ना होकर विद्युत धारा उत्पन्न होगा। और इसी पर हमने विद्युत धारा को, देखिए आवेश चल रहा है तब विद्युत धारा उत्पन्न हो गया। तो इसी के आधार पर हमने डेफिनेशन लिखा आवेश को कि, करंट इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन कि आवेश के प्रवाह की दर, आवेश के प्रवाह मतलब गतिमान जब हो,
आवेश के प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ये अपनी कॉपी में नोट करिएगा, सबसे आसान लैंग्वेज है, इससे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका क्या है, सदिश है, अदिश है, एसआई मात्रक, यूनिट वगैरह, ये सब पूरा कॉन्सेप्ट हम आज के वीडियो में, आज के क्लास में सीखेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? सब लोग लिखिएगा अपने लाइव चैट में, नीचे लाइव चैट दिख रहा है ना, वहाँ लिखिए कि आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। और जब आवेश स्थिर हो तो वह विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, और जब आवेश गतिमान हो तो वह करंट इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा को उत्पन्न करता है। पॉइंट जल्दी जल्दी से नोट करिए और लाइव चैट में लिखना शुरू करिए। जब भी कुछ भी हम पढ़ाते हैं, अभी बहुत सारा टॉपिक हम लिखाएंगे क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत कुछ लिखना है और समझना है, ठीक है। डेरिवेशन बाद में आएगा, जैसे ओम्स लॉ आएगा, जो भी है इस तरह का। तो ये चीज़ें अपनी कॉपी में नोट करिए कि जब आवेश स्थिर हो तो वह विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है, जब आवेश गतिमान हो तो विद्युत धारा को उत्पन्न करता है। इसको मैं मिटा दूं। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? बिल्कुल बताएंगे सभी लोग, ठीक है। तो आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, ये हमने डेफिनेशन लिखवाया है, इसको भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हम अब हेडिंग बनाइए करंट इलेक्ट्रिसिटी, और करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक छोटा सा डेफिनेशन लिखिए कि आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पे कुछ टॉपिक है कि मान कर चलिए कि इस पर विद्युत धारा के लिए क्या फॉर्मूला वगैरह बनेगा। तो फॉर्मूला बनाने के लिए आप अच्छे से समझिए, हम आपको बेसिक के साथ समझाएंगे। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, जैसे मान कर चलिए कि टी सेकेंड में क्यू धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। हमने किसी वस्तु को आवेश किया तो वह टी सेकेंड में उससे क्यू धारा प्रवाहित हो रहा है। पॉइंट टू बी नोटेड, टी सेकेंड में क्यू धारा प्रवाहित हो रहा है। तो हम एक सेकेंड में कितनी धारा प्रवाहित होगी, क्या हम Q बटे T लिख सकते हैं? ये T गुना में इधर आएगा भाग में, ठीक है। तो T सेकेंड में Q धारा प्रवाहित हो रही है, तो एक सेकेंड में Q बटे T। इसको एग्जाम्पल में ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में हम इस तरह का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि 10 सेकेंड में अगर मानकर चलिए कि 500 कूलाम प्रवाहित हो रहा है धारा, ठीक है। 10 सेकेंड में 500 कूलाम प्रवाहित हो रहा है, तो एक सेकेंड में, या 50 कर दीजिए, ठीक है। 10 सेकेंड में 50 कूलाम, तो एक सेकेंड में हम क्या कर सकते हैं, 50 बटे 10, यानी कितना कूलाम, 5 कूलाम। तो ये एग्जाम्पल हो गया कि टी सेकेंड में क्यू धारा प्रवाहित हो रहा है, तो एक सेकेंड में क्यू बटे टी, यानी ये जो एक सेकेंड आया, ये क्या चीज़ निकल रहा है, विद्युत धारा निकल रहा है। यानी हम लिख सकते हैं कि विद्युत धारा बराबर क्यू बटे टी। अब देखिए क्यू क्या है, क्यू हमारा आवेश है, ठीक है। क्यू हमारा आवेश है और टी हमारा समय है, यानी हम कह सकते हैं कि विद्युत धारा I बराबर क्यू बटे टी। पॉइंट टू बी नोटेड, विद्युत धारा, या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। इसको कॉपी में नोट करिएगा, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कॉन्सेप्ट आप लोग को। विद्युत धारा I बराबर क्यू बटे टी, और ये एग्जाम्पल में भी हमने लिखा कि चूंकि 10 सेकेंड में 50 कूलम प्रवाहित हो रहा है, तो एक सेकेंड में 50 बटे 10 होगा, तो 5 कूलम प्रवाहित होगा। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है, बिल्कुल। अब देखिए, अब इसके एसआई मात्रक की बात करें, ठीक है। विद्युत धारा के एसआई मात्रक की बात करें, क्योंकि पूछता है काफ़ी बार एग्जाम वगैरह में कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, वो कैसे, पॉइंट टू बी नोटेड कि ये कैसे होगा सर, ठीक है। तो आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है जी? देखिए, हमने अभी पढ़ा कि विद्युत धारा बराबर, हमने पढ़ा कि विद्युत धारा I बराबर आवेश बटे समय, ठीक है। आवेश बटे समय, और आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम, ठीक है। आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम, ठीक है। और समय का एसआई मात्रक होता है सेकेंड, ठीक है। तो कूलाम पर सेकेंड को जो है, ठीक है, इसको हम कूलाम पर सेकेंड को हम क्या लिख सकते हैं, एम्पियर लिख सकते हैं, ठीक है। कूलाम पर सेकेंड को हम क्या लिख सकते हैं, एम्पियर लिख सकते हैं, जिसको हम डिनोट करेंगे, ए से डिनोट करेंगे। जल्दी से कॉपी में नोट करिए यहाँ तक। आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है और समय का एसआई मात्रक सेकेंड होता है, तो कूलाम पर सेकेंड को हम क्या लिख सकते हैं, एम्पियर लिख सकते हैं, बिना सोचे समझे, बिल्कुल, ठीक है। कूलाम पर सेकेंड को हम क्या लिख सकते हैं, एम्पियर लिख सकते हैं। जल्दी से नोट करिए इतना कॉपी में। यहाँ तक क्लियर है सभी का?
आवेश पर सेकेंड को हम क्या लिख सकते हैं, कूलाम पर सेकेंड को एम्पियर लिख सकते हैं। जल्दी से नोट करिए, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर अब हम प्रकार पढ़ते हैं, ठीक है, विद्युत धारा के प्रकार। मेन टॉपिक हम आप लोग को आज करवा रहे हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक, बाकी फिर एक एक कर करके पूरा सबको एक में लिख देंगे, ठीक है। तो हेडिंग बनाइएगा विद्युत धारा के प्रकार। तो देखिए विद्युत धारा को दो तरह से हम इसको डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। विद्युत धारा को हम दो तरह से डिनोट कर सकते हैं। एक हमारा होता है औसत, एक हम इसको औसत लिख सकते हैं, ठीक है, और एक हम लिख सकते हैं इसको ताक्षणिक, ठीक है। अब ये औसत क्या है, ताक्षणिक क्या है, अच्छे से आप इसको समझिए। औसत को जो है ना हम इसको ऐसे डिनोट करेंगे, आई एवरेज, आई एवरेज से हम इसको डिनोट करेंगे। औसत को हम लिखेंगे आई एवरेज, और इसका होता है, इसका फॉर्मूला बनता है डेल्टा क्यू बटे डेल्टा टी। ये जो है ना ये आपको फॉर्मूला काम देगा जब हम लोग आगे करेंगे तो, ठीक है। ये जो हमारा बनेगा वो औसत का जो फॉर्मूला हमारा बना कि विद्युत धारा को दो प्रकार से लिख सकते हैं, एक आई एवरेज करके लिख सकते हैं, और इसका फॉर्मूला है डेल्टा क्यू बटे डेल्टा टी। इसको इंपॉर्टेंट मान के कॉपी में नोट करिए, क्योंकि जब भी हम न्यूमेरिकल बनाएंगे तो ये डेल्टा क्यू बटे डेल्टा टी हमारे काम आएगा, ठीक है। अब ये ताक्षणिक है, इसको हम ऐसे लिखेंगे, सॉरी, हाँ जी, इसको हम लिखेंगे आई और यहाँ पर कर देंगे ताक्षणिक, ठीक है। ताक्षणिक इसको कैसे लिखेंगे, ये दोनों काम देगा। इसको हम लिख सकते हैं आई ताक्षणिक को डी क्यू बाई डी टी, ठीक है, डी के सापेक्ष समाकलन टी का ऐसे करके, ठीक है, डी क्यू बाई डी टी। अब देखिए ये जो हमारा है डेल्टा क्यू बटे डेल्टा टी, इसको आप एक फॉर्मेट एक तरीके से आप लिख सकते हो कि Q2 माइनस Q1 बटे T2 माइनस T1, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट करिएगा। तो विद्युत धारा के जो प्रकार हैं वो दो प्रकार हैं, एक को हम लिख सकते हैं Q2 माइनस Q1 बटे T2 माइनस T1, और एक को हम लिख सकते हैं डेल्टा क्यू, ताक्षणिक में लिख सकते हैं डेल्टा क्यू बटे डेल्टा टी। यहाँ तक नोट करिएगा। सब लोग बताएंगे समझ में आ रहा है, फास्ट तो नहीं कर रहे हम लोग, जल्दी से बताइएगा सब लोग को समझ में आ रहा है, जल्दी से बताइएगा सबको समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट, हाँ या ना। कोई भी पूछे कि आवेश विद्युत धारा किसको कहते हैं, तो हम कहेंगे आवेश के प्रवाह की दर, यानी जहाँ से आवेश गुजरता है उसको हम विद्युत धारा कहेंगे, ठीक है। जहाँ से आवेश का गमन होता है उसको हम विद्युत धारा कहेंगे। अब हम कहेंगे, लिखिएगा एक टॉपिक हमारा विद्युत धारा की दिशा, ठीक है। अब हम लिखेंगे विद्युत धारा की दिशा, ठीक है, विद्युत धारा की दिशा। तो हम एक फिगर बनाना चाहेंगे आप लोग को, जहाँ पर एक बल्ब को हम कनेक्ट करेंगे। मानकर चलिए कि ये हमारा एक बल्ब है, ठीक है, और ये इस तरह से आएगा। चलिए कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझिएगा, विद्युत धारा की दिशा। ये आप बैटरी को इसी तरह से हम डिनोट करते हैं ना, यहाँ पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ निगेटिव होता है, और ये इसको ऐसे आके मिला देते हैं, ठीक है। तो विद्युत धारा की दिशा की अगर बात करें तो विद्युत धारा यहाँ से निकलकर यहाँ तक आ रही है, यानी धनायन से चलकर, ठीक है, धनायन से चलकर किधर की ओर आ रही है, ऋणायन की ओर चल आ रही है। तो हम इसको इस तरह से डिनोट करेंगे, ये सिंबल ऊपर देंगे, और विद्युत धारा को हम आई से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर हमने आई लिख दिया, और ये धनायन से चलकर ऋणायन की ओर आ गया, तो इधर हम इस तरह से सिंबल ऐसे दे देंगे, ठीक है। तो हम कहेंगे कि विद्युत धारा की दिशा धनायन से चलकर, ठीक है, विद्युत धारा की दिशा धनायन से चलकर ऋणायन की ओर होती है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, धनायन से चलकर ऋणायन की ओर। समझ में आ रहा है आप सभी को, ऋणायन की ओर होती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि विद्युत धारा की दिशा किस ओर होती है। तो ये जो फिगर है आपको दिख रहा है, इस तरह से हम सेल को डिनोट करते हैं, विद्युत धारा की दिशा धनायन से चलकर ऋणायन की ओर होती है। तो जो छोटी छोटी बातें थी विद्युत धारा से रिलेटेड, ये हमने आपको पूरा करवा दिया है। अब हम इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कस करते हैं। फिलहाल आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। अब देखिए एक टॉपिक है, बहुत सारे बच्चों के मन में ये चलता है कि सर विद्युत धारा एक कैसी राशि है, अदिश है या सदिश है, स्केलर और वेक्टर। आपने अदिश के बारे में पढ़ा होगा, सदिश के बारे में पढ़ा होगा। अदिश के बारे में पढ़ा होगा जिसमें केवल परिमाण हो, मतलब जिसकी एक वैल्यू है,
जैसे विद्युत धारा 4 एम्पियर, 10 एम्पियर, 20 एम्पियर धारा प्रवाहित करती है कूलाम, ठीक है। तो एक अदिश है और सदिश, अदिश हो गया जिसमें सिर्फ परिमाण हो, और सदिश जिसमें परिमाण और दिशा दोनों है। तो हम कहेंगे सर वैल्यू भी है और विद्युत धारा की दिशा भी है, धनायन से ऋणायन की ओर। यहाँ देखिए विद्युत धारा की दिशा तो आपको पॉइंट पर दिख रहा है ना कि विद्युत धारा की दिशा, सब लोग अपने लाइव चैट में लिखते चलिएगा, बहुत अच्छा लगता है मुझे जब स्टूडेंट्स इस चीज़ को लिखते रहते हैं, ठीक है। तो अभी अभी हमने एक चीज़ देख लिया कि विद्युत धारा की दिशा धनायन से चलकर ऋणायन की ओर होती है, यानी एक चीज़ पता है कि विद्युत धारा में दिशा मिल गया। और रही बात परिमाण यानी वैल्यू, कितना एम्पियर धारा प्रवाहित हो रहा है, कितना नहीं प्रवाहित हो रहा है, तो वैल्यू भी है। तो एक सवाल तो क्लियर होगा कि विद्युत धारा में दिशा भी है और परिमाण भी है। तो ऐसे कंडीशन में आपको लग रहा होगा, पॉइंट टू बी नोटेड, आपको लग रहा होगा कि विद्युत धारा एक सदिश राशि है, क्योंकि परिमाण भी है और दिशा भी है। लेकिन हम आगे पढ़ेंगे कुछ इस मिनट में, इस चीज़ को स्पष्ट कर देंगे कि विद्युत धारा एक सदिश राशि नहीं, विद्युत धारा एक अदिश राशि है। अब कहिएगा कैसे सर, हाउ इज दिस पॉसिबल? तो हम इस चीज़ को क्लियर करते हैं, ठीक है। इसको मिटाएं, नोट कर रहे हैं ना सब लोग जल्दी जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हम लोग कर रहे हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी से सबसे ज़्यादा एक चीज़ याद रखिएगा, 12th के फिजिक्स में अगर बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता है, चाहे कोई भी बोर्ड हो, करंट इलेक्ट्रिसिटी में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आप करंट इलेक्ट्रिसिटी को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं तो फिर बाद में बहुत पछताइएगा, एकदम अच्छे से समझिए, ठीक है। तो अब यहाँ तक क्लियर हो गया, इसको मिटा रहे हैं पूरा, इधर वाले एरिया को, उधर आप लोग तब तक नोट करिए। अब देखिए कि अदिश है या सदिश है। यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारा बन गया, ठीक है, कि विद्युत धारा, करंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा कैसी राशि है, कैसी राशि है। एक सवाल माइंड में आ गया, इस चीज़ को स्पष्ट करना है कि विद्युत धारा कैसी राशि है। बहुत सारे बच्चों के मन में चल रहा है कि नहीं अदिश होगा, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि नहीं अदिश नहीं सदिश होगा। अब हम इस चीज़ को क्लियर करते हैं। आपने पढ़ा होगा कि अदिश होने के लिए सिर्फ परिमाण चाहिए, यानी उसकी वैल्यू चाहिए। सदिश होने के लिए परिमाण, ठीक है, परिमाण और दिशा दोनों चाहिए, ठीक है। तो देखिए विद्युत धारा एक अदिश है या सदिश है, इस चीज़ को क्लियर करना है। तो अदिश जिसमें सिर्फ परिमाण हो, दिशा नहीं हो, लेकिन सदिश जिसमें परिमाण और दिशा दोनों है। तो देखिए आप इस चीज़ को क्लियर करते हैं कि क्या हो रहा है कि विद्युत धारा अदिश है। देखिए सदिश होने के लिए ना 3 चीज़ें होनी चाहिए। एक तो जैसे मानकर चलिए कि पहला सदिश होने के लिए, जैसे यहाँ परिमाण और दिशा दिख रहा है ना, लेकिन नहीं, सदिश होने के लिए एक रूल और चाहिए। एक होना चाहिए परिमाण, ये आपने शायद पढ़ा नहीं होगा 10th में, लेकिन 12th में समझिए इस चीज़ को। दूसरा में दिशा, ठीक है, पहला परिमाण, दूसरा में दिशा, और तीसरा में सदिश योग्य का नियम। कहिएगा सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, ये तो कभी सुने भी नहीं थे, सदिश योग का नियम। अब देखिए सदिश योग का नियम यानी जो अगर ये तीनों चीज़ का पालन करेगा, अगर कोई सदिश राशि होने के लिए आपको किन किन चीज़ों का पालन करना पड़ेगा, परिमाण होना चाहिए, दिशा होनी चाहिए, साथ साथ में सदिश योग के नियम का पालन करना चाहिए। अब ये सदिश योग के नियम का पालन क्या है, जैसे मानकर चलिए, ठीक है, कि कोई वस्तु है, कोई वस्तु है, ये एक वस्तु है, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है या नहीं, पहले मैं थोड़ा सा देख लूँ फिर बताते हैं, ठीक है, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। तो ये एक वस्तु है। अब इस वस्तु पे हमने क्या कर दिया कि इधर 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगाया, मतलब इधर से पकड़ के खींच रहे हैं, ऐसे ऐसे उधर की ओर खींच रहे हैं, मतलब ऐसे खींच रहे हैं, ठीक है। ये एक वस्तु है। अब यहाँ इसको हम पकड़ के 10 न्यूटन का फोर्स हम उधर लगा रहे, खींच रहे हैं, ठीक है। और बाद में क्या कर दिया कि हमने क्या कर दिया, 10 न्यूटन का फोर्स साथ साथ इधर भी लगा रहे हैं। 10 न्यूटन का फोर्स उधर लग रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है। तो अब आप बताइए कि ऐसे हो गया, जैसे मानकर चलिए हम बीच में खड़े हैं, तो 10 न्यूटन से कोई हमको उधर खींच रहा है, 10 न्यूटन से कोई हमको इधर खींच रहा है। तो 10 इधर खींच रहा है, 10 इधर खींच रहा है, तो हमारे ऊपर जो परिणामी बल होगा वो कितना होगा? सब लोग लाइव चैट में कमेंट करिएगा। 10 मानकर चलिए हम बीच में खड़े हैं, हम एक वस्तु हैं, अब मेरे ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स पकड़ के हमको 10 न्यूटन इधर खींच रहा है, 10 न्यूटन कोई पकड़ के हमको इधर खींच रहा है।
तो आप हमें बताइएगा एकदम आंखों में आंखें डाल के कि आप हमें बताइए कि हमारे ऊपर जो परिणामी बल है, ठीक है, जो परिणामी बल है वो कितना न्यूटन का लग रहा है, बताइएगा। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं सर 20 न्यूटन, किसी का आ रहा है सर 0। आप बताइए 10 इधर से खींच रहा है, 10 इधर से खींच रहा है, तो हम हिलेंगे, हम तो बीच में रहेंगे ना। हाँ, इधर 11 खींचेगा तो इधर आ जाएंगे, इधर 12 खींचेगा तो इधर आ जाएंगे ऐसे। यानी एक चीज़ क्लियर हो गया कि परिणामी बल जो है 10 न्यूटन इधर खींचना और 10 न्यूटन इधर खींचा गया तो हम बीच में बिल्कुल स्थिर रहेंगे, क्योंकि हमारे पर बल लग ही नहीं रहा है। अब इधर खींच रहा है, इधर खींच रहा है, तो ऐसे ऐसे कैसे करते हैं, ऐसे खड़ा रहेंगे ना। समझिए बात को कि अगर हमारे ऊपर 10 न्यूटन इधर खींच रहा है, 10 न्यूटन इधर खींच रहा है, तो हम तो बीच में हिलेंगे ही नहीं, क्योंकि दोनों के ऊपर दोनों तरफ से जो फोर्स लग रहा है बिल्कुल इक्वल है। तो जब दोनों तरफ फोर्स इक्वल है तो इसी को कहते हैं सदिश योग का नियम, सदिश योग का नियम। अब देखिए, अब इस चीज़ को समझिए। एक और मानकर चलिए कि हमारे पास एक सेकेंड। हाँ, अब देखिएगा, अब मानकर चलिए, अब देखिए मेन कॉन्सेप्ट हम आपको समझाते हैं कि ये जो है ये विद्युत धारा सदिश योग के नियम का पालन क्यों नहीं करती, कैसे नहीं करती, ये चीज़ हम आपको समझाते हैं, ठीक है। तो समझिए इस चीज़ को। यहाँ तक हमने पढ़ा कि ये जो है यहाँ पर फोर्स जो होगा, F जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 10 इधर से खींच रहा है, 10 इधर से खींच रहा है, तो परिणामी बल जो होगा वो 0 हो जाएगा। ये आपको क्लियर हो गया। अब देखिए, अब मानकर चलिए कि हमारे पास 30 एम्पियर की धारा है, ठीक है, 30 एम्पियर का करंट है, 30 एम्पियर। हमने क्या कर दिया, आपने देखा है घर पे ऐसे वायर होता है कि एक वायर ऐसे आया, उससे एक वायर इधर जाता है, एक वायर ऐसे जाता है, सही है नो, ऐसे देखा है आपने कभी घर पे, देखा है ना ऐसे, मतलब एक रियल मेन तार आया, फिर एक इधर, एक आंख मन करे तो ऊपर भी चला जाए। तो इससे रिलेटेड हम एक बात करते हैं। मानकर चलिए कि हमारे पास कितने एम्पियर की धारा है जी, हमारे पास 30 हमारे पास हमारे पास, हाँ ये चलेगा, 30 एम्पियर की धारा है। अब आप समझिएगा इस चीज़ को, यहाँ पर 20 न्यूटन का बल था, 10 इधर लगा, 10 इधर लगा, ठीक है, 10 इधर लगा और 10 इधर लगा, तो परिणामी बल 0 हो गया। लेकिन यहाँ पर हमारे पास 30 एम्पियर की धारा है। अब हम इससे एक वायर निकालेंगे और वायर निकालने के बाद एक वायर हम इधर कर देंगे और एक वायर हम इधर कर देंगे, और इस वायर में एक बल्ब हम इधर लगा देंगे और इस वायर में भी एक बल्ब हम इधर लगा देंगे, ठीक है। तो आप बताइए 30 एम्पियर की धारा है, तो सिंपल सी बात है, 2 बल्ब लगा देंगे, तो एक बल्ब में इधर कितना एम्पियर धारा जाएगा, 15 एम्पियर से एसएनो, और इधर भी कितना जाएगा, 15 एम्पियर। तो आप बताइए, इसने तो 10 न्यूटन इधर किया, 10 न्यूटन इधर किया, परिणामी बल हमारा 0 हो गया। तो आप बताइए कि यहाँ से 30 एम्पियर की धारा थी, ये फोर्स की बात करें, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा की बात करें, तो यहाँ जो 30 एम्पियर की धारा है तो 15 एम्पियर इधर चला गया, तो ये बल्ब भी जल गया, ठीक है, ये बल्ब भी जल गया, और 15 एम्पियर इधर आ गया, तो ये बल्ब भी जल गया, क्योंकि एक ही तार से हमने 2 तार निकाल के एक बल्ब यहाँ जला दिया, एक बल्ब यहाँ जला दिया, तो पता चला कि दोनों बल्ब जल गया। यानी 15 एम्पियर इधर धारा भेज दिया हमने, 15 एम्पियर इधर धारा भेज दिया, तो 30 एम्पियर हो गया मैनेज। अब बताइए ये कटेगा, इस पर परिणामी बल यहाँ पर जो लगेगा वो कितना लगेगा, कह सकते हैं 0, कह सकते हैं 0, बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। क्यों कहेंगे, क्योंकि ये यहाँ पर तो 30 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है ना, यहाँ से यहाँ तो 30 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है ना, वो अलग बात है, 15 इधर चला गया, 15 इधर चला गया, तो परिणामी जो करंट इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा है वो 0 नहीं होगा। लेकिन हाँ, वही 30 न्यूटन का बल इधर लगता है, 15 का इधर, दोनों खींचते 0 हो जाता है। तो ये जो है विद्युत धारा वो सदिश योग के नियम का पालन बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि ये कट कर 0 नहीं आ रहा है, यहाँ पर कट के 0 आ रहा था, लेकिन ये कट कर 0 नहीं आ रहा है। यहाँ पर जो करंट इलेक्ट्रिसिटी जो प्रवाहित हो रहा है वो 0 एम्पियर का नहीं, 15 30 एम्पियर का। अगर मानकर चलिए कि अगर आप एक यहाँ से भी एक वायर निकाल दें, ठीक है, और इस वायर में भी अगर आप एक बल्ब लगा दें, तो यहाँ से भी ये 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी,
ये 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी और ये 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी, लेकिन यहाँ पर जो है इस वायर में जो धारा प्रवाहित होगी वो 0 ना होकर, यहाँ पर 0 ना होकर 30 एम्पियर ही रहेगा। 10 लगा दीजिए, 3 एम्पियर का 10 30 लगेगा, 10 हो, ठीक है। तो यानी ये जो है वो सदिश के नियम का पालन नहीं करता है, अर्थात विद्युत धारा एक सदिश राशि नहीं है, विद्युत धारा एक अदिश राशि है। पॉइंट टू बी नोटेड, बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने आज आपको बताया कि विद्युत धारा करंट इलेक्ट्रिसिटी एक सदिश राशि नहीं है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। नोट करिएगा। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें हम लोग करेंगे यहाँ से, ठीक है। और याद रखिएगा कि विद्युत धारा I बराबर Q/T, और अगर ताक्षणिक हो, ठीक है, अगर I एवरेज की बात करें, ठीक है, I एवरेज की बात करें, ठीक है, दो तरीके से लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, I एवरेज की अगर बात करें तो डेल्टा Q बटे डेल्टा T, ठीक है, या Q2 माइनस Q1 बटे T2 माइनस T1। और अगर ताक्षणिक की बात करें, ठीक है, ताक्षणिक की बात करें तो dQ/dt, ये हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये 1 2 3 इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर करंट इलेक्ट्रिसिटी, डोंट मिस, ठीक है, एनी टॉपिक। चलिए यहाँ तक क्लियर है, मिटा दे इसको, नोट कर लो बाबू। ये बड़ा स्पेशल क्लास हमने रखा है करंट इलेक्ट्रिसिटी पे, विद्युत धारा पे, ये बहुत ही स्पेशल क्लास है। अब जो है हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखेंगे। सब लोग इतनी बातों को जरा सा लाइव चैट में लिखो तो जरा, तब तक हम थोड़ा सा इंक डाल ले, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। प्लीज़ हम चाहेंगे जल्दी जल्दी से इसको अपनी कॉपी में नोट नहीं करिएगा, इसको हाँ नोट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप ड्रीम क्लासेस के लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके वहाँ से एक कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। उस कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन करने से क्या बेनिफिट होगा कि उस कोर्स के अंतर्गत जो प्राइस है वो बहुत नॉर्मल सी प्राइस हम लोग रखते हैं, बहुत छोटा सा प्राइस, ठीक है। उसमें हम आपको हैंड रिटन नोट्स देंगे, लाइव क्लासेस होगी, रिकॉर्डेड सेशन होगा, दोनों होगा, ठीक है, प्रीमियर क्लासेस भी होती है उसमें। उसके साथ साथ हम आपको टेस्ट वगैरह करवाते हैं उसमें, ठीक है। तो बहुत सारी फैकल्टीज़ उस कोर्स के अंदर आपको प्रोवाइड होगा अगर आप उस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो, ठीक है। ड्रीम क्लासेस का लर्निंग है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। ऐप को डाउनलोड करने के बाद स्टोर वाले ऑप्शन पे जाना है और कोर्स को ज्वाइन करना है। क्लियर है? वेट करिए थोड़ा सा, फिर क्लास लेते हैं। एक सेकेंड। यहाँ तक क्लियर है सब लोग? यहाँ तक क्लियर हैं आप लोग? चलिए आगे बढ़े। चलिए अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग करते हैं यहाँ से, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी से। इसको नोट कर लिया आपने? समझ में आया कि ये एक अदिश राशि क्यों है, सदिश क्यों नहीं है? चलो जी, अब यहाँ पर हम करते हैं सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक, कुछ महत्वपूर्ण बातें जो करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, विद्युत धारा से रिलेटेड है, आप उसका हम लोग लिखेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी स्टूडेंट, ठीक है, सभी स्टूडेंट उसको लिखेंगे अपने कॉपी में, ओके, सब लोग इसको लिखेंगे अपनी कॉपी में। तो यहाँ पर हेडिंग में बना देता हूँ, सब लोग बना लीजिए। सब लोग लाइव चैट में भी लिख सकते हैं, नीचे लाइव चैट दिख रहा है ना आपको, उस पर लिख सकते हैं आप लोग, सब लोग। यहाँ पर मैं हेडिंग बना देता हूँ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है, महत्वपूर्ण बातें। नहीं, ये ठीक नहीं लग रहा है देखने में ज़रा। महत्वपूर्ण बातें, क्या क्या बातें हैं इम्पोर्टेंट करंट इलेक्ट्रिसिटी से, उस चीज़ के बारे में हम देखेंगे आज, ठीक है।
पहला जो चीज़ हमने अभी अभी पढ़ा है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, सब लोग लिखेगा लाइव चैट में, इससे जो है ना आपका रिवीजन होगा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, ठीक है। इसको हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं, ए से करते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो हम लिखाते चलेंगे, आप लोग लिखते चलिएगा, लाइव चैट में भी लिखते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये क्लास आपके लिए। विद्युत धारा में परिमाण तथा दिशा, ये मैंने अभी अभी पढ़ा है आपको कि विद्युत धारा में परिमाण तथा दिशा दोनों होता है, लेकिन यह एक अदिश राशि है क्योंकि यह सदिश योग के नियम का पालन नहीं करता है। हम लिखेंगे इस चीज़ को कि विद्युत धारा में परिमाण तथा दिशा दोनों होता है, फिर भी यह एक अदिश राशि है, अदिश राशि है क्योंकि यह सदिश योग के नियम का, सब लोग लिखेंगे लाइव चैट में, ठीक है, योग के नियम का पालन नहीं करता है। क्लियर है यहाँ तक? सभी इंपॉर्टेंट बातें जितनी भी है विद्युत धारा से, करंट इलेक्ट्रिसिटी से, वो हम आपको लिखा रहे हैं, आपके कॉपी में नोट करवा रहे हैं, लिखते चलिएगा और जो भी डाउट हो पूछते चलिएगा लाइव चैट में, ठीक है। हाँ, यहाँ तक क्लियर है आप सभी लोग का? तीसरा पॉइंट हम लिखाएं। तीसरा पॉइंट है कि विद्युत धारा का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। हालांकि ये चीज़ मैंने डिस्कस नहीं की क्लास में, पर याद रखिएगा कि विद्युत धारा का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। तो हम लिखेंगे कि विद्युत धारा का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। विद्युत धारा का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। चौथा लिखेंगे कि विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की विपरीत दिशा में, हालांकि ये चीज़ मुझे पहले भी करवाना चाहिए था, हम इसको एग्जाम्पल में करवा देंगे। लिखेंगे कि विद्युत धारा की दिशा, इसको एग्जाम्पल कर देंगे थोड़ा सा, विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में होता है, ठीक है। अब ये देखिए, विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में होता है। हम इस तरह से बनाएंगे, कोई मानकर चलिए ये विद्युत धारा इसमें प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। तो विद्युत धारा की दिशा मानकर चलिए कि ये विद्युत धारा की दिशा है ऐसे, ठीक है, ये विद्युत धारा की दिशा है, इसको हम I से डिनोट करेंगे। तो विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के जस्ट विपरीत दिशा में होता है, तो इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दिशा, ठीक है। चलिए, क्लियर है यहाँ तक? ये एक फिगर है, छोटा सा बना सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं है। नोट करिएगा अपनी कॉपी में कि विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में होता है। पांचवा टॉपिक यहाँ तक क्लियर है? पांचवा हम लिखेंगे कि विद्युत धारा हमेशा बंद परिपथ में, ये इंपॉर्टेंट बातें है, ठीक है, बंद परिपथ में प्रवाहित होती है, ठीक है। विद्युत धारा हमेशा बंद परिपथ में प्रवाहित होती है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, लिखिएगा। अगला लाइन छठा,
उसके बाद हम ऊपर से मिटाएंगे धीरे धीरे छोटा छोटा करके। छठा हम लिखेंगे कि चालक में विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण होता है। एक चीज़ और याद रखिएगा कि अगर कोई चालक है, पॉइंट अच्छे से समझिएगा कि अगर आपसे कोई एक सवाल करे कि अच्छा अगर एक चालक है, ठीक है, अगर उस चालक में हम विद्युत धारा को प्रवाहित करना चाहें तो वो किसके कारण होगा, तो हम कहेंगे कि सर अगर एक चालक है, अगर उस चालक में हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण होता है। पॉइंट को नोट करिएगा बिल्कुल, ठीक है, कि किसी चालक में विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण होता है। किसी चालक में विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के, सब लोग लिखते चलिएगा जल्दी जल्दी से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण होता है, ठीक है। किसी चालक में विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण होता है, ये इंपॉर्टेंट लाइन था। अब शायद एक और हो जाए तो ठीक है, नहीं तो ऊपर मिटाते हैं, नहीं ऊपर मिटा ही देते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया सबका करंट इलेक्ट्रिसिटी में? क्लियर है, चलिए ऊपर मिटाते हैं 2-3। यहाँ तक नोट करिए आप लोग। बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी काम देगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बिल्कुल इग्नोर ना करिए तो बढ़िया रहेगा आपके लिए। क्लियर है यहाँ तक? अच्छे से मिटा दें। सारी बातें जितनी भी हम बातें लिखा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड वो सारा इंपॉर्टेंट है। तो अब 6 हो गया, हम 7वां लिखेंगे। 7वां लिखेंगे कि कुचालक से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, ठीक है। अगर कोई चालक हो तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होगा, लेकिन कुचालक से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। लिखिएगा कि कुचालक से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, ठीक है। कुचालक से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। फिर लिखेंगे परंतु अर्धचालक से विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन तथा छिद्र दोनों के कारण होता है। होल जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन तथा होल जो छिद्र होता है ना, छिद्र दोनों के कारण प्रवाहित होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन था। 7 हो गया हमारा 8वां। लगभग 12-13 टॉपिक हम आपके लिए लिखाएंगे, तो बिल्कुल कहीं नहीं जाना, एकदम बिल्कुल सारा इंपॉर्टेंट है। अगला लिखिएगा कि लिक्विड, ठीक है, लिक्विड जो तरल पदार्थ होता है, लिक्विड में धारा धनायन तथा ऋणायन दोनों के कारण प्रवाहित होता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। लिक्विड में धारा जो होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी जो होता है, वो धनायन व ऋणायन कुछ भी हो एकदम बिल्कुल प्रवाहित होगा। तो लिखिएगा कि लिक्विड में या तरल पदार्थ में, लिक्विड में धारा धनायन, ठीक है, इसको नेगेटिव, धनायन यानी पॉजिटिव, तथा ऋणायन यानी नेगेटिव के दोनों के कारण प्रभाव होता है, दोनों के कारण क्या होता है? प्रवाहित होता है, ठीक है। लिक्विड में धारा जो है वो धनायन और ऋणायन दोनों के कारण प्रवाहित होता है। 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर टॉपिक हम लिखेंगे कि गैस में विद्युत धारा धनायन तथा इलेक्ट्रॉन के कारण प्रवाहित होता है, ठीक है। गैस में विद्युत धारा, ठीक है, गैस में विद्युत धारा धनायन तथा इलेक्ट्रॉन के कारण प्रवाहित होता है। धनायन तथा इलेक्ट्रॉन के कारण प्रवाहित होता है, ठीक है। लिखते चलिएगा सभी लोग। लाइव चैट में बहुत सारे स्टूडेंट लिख रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है।
बिल्कुल आप लोग भी लिखते चलिए, रुकना बिल्कुल नहीं है। 10 नंबर हमारा जो टॉपिक है वो है कि विद्युत धारा को एमीटर के द्वारा, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है, लेकिन विद्युत धारा को मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो एमीटर होता है, इतना छोटा सा होता है, ठीक है। उसमें अगर आप विद्युत धारा को ऐसे टच सटाइएगा। अच्छा, हम ये बता दें कि कैसे कैसे एमीटर को यूज़ करेंगे। चलिए हाँ, इसको मिटा देते हैं, फिर हम आपको ये बताते हैं एमीटर का यूज कैसे किया जाता है। ठीक है, एमीटर का प्रयोग कैसे करेंगे वो हम आपको बताएं। हालांकि हमारे पास एमीटर अवेलेबल तो नहीं है, बट हम आपको ये बता देते हैं कि हम कैसे उसको प्रयोग करेंगे। जैसे पहले एक हम बैटरी बनाते हैं इस तरह से, ठीक है, और एक बल्ब लगाते हैं उसमें, तो ये आपको इस तरह से कंडीशन बन जाएगा। एक लाइन लिखने के लिए रहने देते हैं। मानकर चलिए ये हमारा बल्ब है, ठीक है, तो इससे धारा कैसे प्रवाहित होगी, इस तरह से आपने देखा होगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ देखिए, अब क्या करेंगे, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, ठीक है, तो ये आई धारा प्रवाहित हो रही है। तो हमने टॉपिक लिखा है कि विद्युत धारा को एमीटर के द्वारा मापा जाता है। अब इससे कितना करंट, इलेक्ट्रिसिटी, कितना विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा, इतना बड़ा छोटा सा एमीटर होता है, उसका साइज अलग अलग होता है, इतना सा एक एमीटर लेंगे, उसमें 2 वायर निकला हुआ रहेगा। एक वायर को हम क्या करेंगे इधर, और एक वायर को हम इधर अगर जोड़ देते हैं, ठीक है, तो आपको ये पता चल जाएगा, वो आपको नोट करके दे देगा, रीडिंग करके दे देगा कि उससे कितनी धारा प्रवाहित हो रही है वायर से, ठीक है। तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव इस तरह से करेंगे, एक पॉजिटिव एक प्लस वायर होता है, एक माइनस वायर होता है, उसको एमीटर को यहाँ पर लाकर रख देंगे। तो इसके लिए हम टॉपिक लिख देते हैं कि विद्युत धारा को एमीटर के द्वारा मापा जाता है। विद्युत धारा को एमीटर के द्वारा मापा जाता है, ठीक है। विद्युत धारा को एमीटर के द्वारा मापा जाता है। ये फिगर मिटा दे, आपने नोट कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है कि वोल्टेज को वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है। जो इंपॉर्टेंट बातें हैं सब हम लोग लिख देंगे आज, ठीक है। वोल्टेज को वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है। ये ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन रहा है जी बहुत सारा। वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 12 नंबर, ठीक है। 12 नंबर जो हमारा टॉपिक है कि एमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा। एमीटर जो होता है ना, ये इसको परिपथ में, ये जो यहाँ पर हमने जोड़ा था किस क्रम में, श्रेणी क्रम में, लेकिन वोल्ट मीटर जो होगा उसको हम परिपथ में समानांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो हम कहेंगे कि एमीटर को, प्रश्न पूछता है जी ऑब्जेक्टिव में, एमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। फिर हम लिखेंगे कि वोल्ट मीटर को परिपथ में समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। 13 और ये लास्ट हमारा टॉपिक है। काफ़ी लंबी क्लास हो गई आज, नहीं। वोल्ट मीटर को परिपथ में समानांतर क्रम में ठीक है। तो आज का टॉपिक काफ़ी लंबा हो गया। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ, ओम का नियम, और भी जितनी इंपॉर्टेंट बातें वो हम करेंगे अगले क्लास में। तो आई थिंक ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लास है आपके लिए। काफ़ी लंबा समय हमने इस क्लास में लिया लगभग में, ठीक है। तो आज की क्लास को फिलहाल यहीं पे रहने देते हैं। उम्मीद है कि काफ़ी अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आपको एक कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना है तो मैं बार बार कर रहा हूँ, ड्रीम क्लासेस का लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, ठीक है। ब्राउन कलर का लोगो होगा ऐप पे, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाला हुआ है, और वहाँ पर जाइए और कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं आप बिल्कुल घर बैठे, ठीक है। प्राइस मैंने बोला बहुत छोटी सी प्राइस होती है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जो आपके कोचिंग की 1 महीने की फ़ीस है उतने में हम 1 साल पढ़ाते हैं अपने ऐप पे, ठीक है। तो प्राइस आप खुद समझ सकते हो कि क्या है। मिलते हैं अगले क्लास में। बिल्कुल।